बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMMK के पत्ती कुटाई के कैंडिडेट जनाब SD सेल्वन साहब, डाइस पर बैठे हुए मुस्तफ़ा साहब, भास्कर साहब, अबू बकर साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर, मेरे मंजलिसी रुफ़क़ा, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी और खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पर पट्टी कुटाई में एक बहुत बड़े लीडर SD सोमासुंदरम के बेटे के कैंपेन के लिए, जिनको आप लोग अय्या SDS के नाम से जानते हैं, उनके बेटे के कैंपेन के लिए मैं आया हूं और आप तमाम से इस बात की गुजारिश करने के लिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शन में TT दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK से अलायंस है और हम लोग इस असेंबली इलेक्शन में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम कैंडिडेट्स को आप लोग अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करें। अब बोलिए, आप लोग यहाँ के AMMK कैंडिडेट SDS सेल्वन साहब के वालिद साहब को जानते हैं और अय्या SDS 3 मरतबा आपने उनको लोकसभा के लिए तंजावुर से कामयाब किया और अय्या SDS 11 साल तक रेवेन्यू मिनिस्टर रहे। जब MGR और मैडम अम्मा यहाँ के CM थे, अय्या SDS ने रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर कई रिफॉर्म लेकर आए और रेवेन्यू बोर्ड को उन्होंने ख़त्म किया, जिससे कई गरीब लोगों को, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को, दलित को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। अय्या SDS ने आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पत्ती कुटाई में पॉलिटेक्निक कॉलेज का क़याम अमल में लाया और 69% रिजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल अय्या SDS का रहा, इस बात से भी आप जानते हैं। फिर यहाँ पर वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हैं SDS सेल्वम साहब, बहुत पढ़े लिखे हैं, LLB BE करे हैं, सबसे ज्यादा काबिल हैं, सिंसियर हैं, मेहनती हैं और मुझे यकीन है कि अगर पत्ती कुटाई की इलेक्टोरेट उनको मौका देती है तो यकीनन आप तमाम के भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो अपने बाप के नाम को जिंदा रखेंगे और पत्ती कुटाई की आवाम को जो तकालीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, मुझे यकीन है कि आप अगर उनको एक मौका देकर यहाँ के MLA बनाएंगे तो वो आपके तमाम उम्मीदों पर सही तरीके से उतरेंगे। आपकी पत्ती कुटाई में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर सीवरेज लाइन की बहुत ज़्यादा कमी है। सीवरेज लाइन नहीं होने की बिना पर गंदा पानी रोड पर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी तकलीफ है, वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन जो तिरुवरूर और ये ऐसे प्रॉब्लम है जिसको अभी तक यहाँ के जिस किसी को आपने MLA बनाया उन्होंने ये काम नहीं किया। मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ से AMMK के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो ये 3 अहम मसाइल जो आपके हैं वो इंशाल्लाह उसको जरूर हल करवाएंगे। और जहां तक ट्रेन सर्विस का मामला है, तिरुवरूर से लेकर कराईकुंडी में इंशाल्लाह मैं खुद पार्लियामेंट में इसका डिमांड करूंगा।
तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा दो पार्टी का रूल रहा, एडीएमके या डीएमके का। पहली मर्तबा आज एडबलएमके में का जो अलायंस बना है, जिसमें एमआईएम भी उसका हिस्सा है। मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तमिलनाडु की आवाम के लिए, तमिलनाडु के इलेक्टोरेट के लिए, जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है, पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, वो टीटी दिनाकरन की लीडरशिप में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ पर उभरेगा। डीएमके अलायंस है और डीएमके की तरफ से टीटी दिनाकरन को और असदुद्दीन ओवैसी पर ये इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है कि हम लोग वोट काटने को आए हैं या फिर सेकुलरिज्म को कमजोर करने को आए हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि डीएमके का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पत्ताकुटाई में कास्टिक सोडा की फैक्ट्री लगाएंगे, और अगर वो लगाएंगे तो इससे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट डिजास्टर आपके इस एरिया में हो सकता है। दूसरी बात, डीएमके का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में डीएमके कहती है कि अगर उनको पावर मिलेगा तो 1000 करोड़ टेम्पल्स को देंगे और 200 करोड़ मस्जिद और चर्च को देंगे। तीसरा, वो कहते हैं कि जो कोई भी काशी मथुरा को जाएगा उनको 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए यात्रा के तौर पर देंगे। मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूं, मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि तमिलनाडु की सरजमीन पेरियार की, अन्ना की सरजमीन है, कैसे डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है? ये फैसला आपको करना है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो वो ये कहता है कि वो हनुमान भक्त है और वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो वो कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा शांदलिया गोत्रा है और वो चंडी पाठ पढ़ती है। डीएमके में स्टालिन साहब हैं तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है कि हम काशी मथुरा जाने वालों को इतने पैसे देंगे। आखिर इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की है, क्या वो इसको बरकरार रखेंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे? एडबलएमके के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये साफ और वाज़े तौर पर कहा गया कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीटी दिनाकरन साहब की पार्टी सिंसियरली उसको इम्प्लीमेंट करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए 5% रिजर्वेशन होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 41 प्रिजनर्स, मुस्लिम कन्विक्टेड लाइफ प्रिजनर्स जेल में है, जिसको एडीएमके ने रिलीज नहीं किया, एडबलएमके को अगर तमिलनाडु की जनता अपने दुआओं से, वोट से कामयाब करती है तो उसको उनको छोड़ेंगे। इस तरह से अगर सॉफ्ट हिंदुत्व डीएमके या फिर वेस्ट बंगाल या दिल्ली की पार्टीज करेंगे, आप मेरी बात याद रख लेना, एक दिन इस मुल्क में, इजराइल में जिस तरह से अल्ट्रा राइट विंग जूइश पार्टीज इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दिए एक दूसरे के कंपटीशन में, ये वही दिन कभी ना कभी इस मुल्क में हमको देखना पड़ेगा। मेरी आपसे आखिर में ये गुजारिश है, क्योंकि मगरिब की अज़ां का वक्त होने जा रहा है, एमआईएम पार्टी का मकसद ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित सो वीकर सेक्शन का एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रहेगी, इंडियन डेमोक्रेसी में जो आपको राइटफुल शेयर मिलना है, चाहे एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, इक्विटी में हो,
पॉलिटिकल शेयर हो, वो कभी नहीं मिलेगा। इंडियन मुस्लिम्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमने बहुत मेहनत की, मगर हमने अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाने के लिए हमने जो मेहनत करना था उस तरह से हमने मेहनत नहीं की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पर, इस तजवीज पर, इस सजेशन पर आप सीरियसली गौर करिए। और रहा सवाल एमआईएम पार्टी को कम्युनल बोलने वालों का, स्टालिन साहब की पार्टी के साथ कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाती है उद्धव ठाकरे को। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद। आप बताइए यह कौन सा सेकुलरिज्म का ड्रामा डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है। रहा सवाल एडीएमके का, तो मैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुत्ताकोटाई में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना ईपीएस और ओपीएस ये दोनों घर में बैठने वाले हैं, इलेक्शन हारेंगे। क्योंकि जो मोदी का साथ देता है और जो भी बीजेपी के साथ जाता है उसको शिकस्त होती है, पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाता है। मुझे यकीन है कि आखिरी इलेक्शन होगा ईपीएस ओपीएस का, एडीएमके का कोई फ्यूचर नहीं है। हां, एडीएमके का फ्यूचर उसी वक्त होगा और जयललिता की लेगेसी को, एमजीआर के लेगेसी को अगर कोई जिंदा रख के उसको आगे ले सकता है तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया होप, एक नया स्टार है, वो टीटी दिनाकरन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक कोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो। मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है, हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान काबिल बीएलएलबी इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए जिसका नाम एसडीएस सेल्वन है। और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्ताकोटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा